तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक नए सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स का राउंड आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो जो टॉपिक्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स बेसिकली हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आजकल के क्वेश्चन आंसर्स का राउंड। तो जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वह इस प्रकार है कि नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा है। जी हाँ, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको उस उद्योग का नाम बताना है। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं: सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा और अखबारी कागज़। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपानगर किस राज्य के अंतर्गत आता है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नेपानगर जो है हमारा आता है मध्य प्रदेश में। ये हमारा नेपानगर जो है ये आता है एमपी में। कहाँ आता है? एमपी, मध्य प्रदेश में आता है। और अगर इसका सही जवाब देखें तो ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। कैसे बताते हैं आपको। देखिए, नेपानगर जो है वहाँ पर विख्यात अखबारी कागज़ का कारखाना स्थित है। और नेपानगर कहाँ स्थित है? वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे बात करी जाती है कि और कुछ कारखानों के नाम बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस को हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो उसको थोड़ा और विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ कहाँ पर कारखाने हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मैसूर जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ पर है। बेलपुर केरल में स्थित है, वहाँ पर है। सागली जो महाराष्ट्र का एक शहर है वहाँ पर स्थित है। और दीमापुर जो नागालैंड में स्थित है, यहाँ पर भी कागज़ उत्पादन के कारखाने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कागज़ उत्पादन के कारखाने किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो उसका जो सही जवाब होगा वह होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कागज़ बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वह इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक बनाने का सबसे प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आप हो सकता है सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक प्रोड्यूसर हो उसको याद करके गए हों और वो ऑप्शन यहाँ पर ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि हम कुछ ऑप्शंस जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन इस राज्य में होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन इस राज्य में होता है, और कभी कभी वो हमारे ऑप्शंस में नहीं होता है। तो आपको सीरियल वाइज पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हाईएस्ट क्वांटिटी वाला हो वही आपके एग्ज़ाम में आंसर रखा हो। तो आपको देखना क्या है, आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आपको पता है तो उसको आप क्वेश्चन को पुट करिए, अदरवाइज़ उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं वो दिए हैं झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए अगर इसमें ऑप्शन एक जुड़ा होता आंध्र प्रदेश का, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश के बाद आता है नंबर राजस्थान का। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? राजस्थान होगा। अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया होता तो हमारा सही जवाब क्या होता? आंध्र प्रदेश होता। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अब देखिए यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम दिए हैं जिनमें आपको ये बताना है कि ये धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है। चार जातियां हमारे सामने दी हैं, जनजातियां दी हैं, जिनमें से एक अबोर है, गद्दी है, लेपचा है और थारू है। ठीक है, तो ये चार जनजातियां हमारे सामने हैं। अब हमको ये बताना है कि इसमें धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए धौलाधार श्रेणी क्या है, किसमें किस रीजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा उसको डिस्कस करने से पहले धौलाधार श्रेणी की बात कर लेते हैं। देखिए, धौलाधार श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और
जो गद्दी जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा गद्दी। ठीक, अगर अन्य जनजातियों की बात करें तो अबोर जो जनजाति है असम में पाई जाती है, लेप्चा सिक्किम में। ठीक, और जो थारू जनजाति है तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? गद्दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है और कौन सा पेयर जो है वो गलत है, यानी कि उसको यहाँ पर वो मैच नहीं करता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे ऑप्शंस हैं। हमारे सामने ऑप्शंस है शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम और जोजिला कश्मीर। देखिए यहाँ पर जो है सीधी सी बात है कि जितने हमको ऑप्शंस दिए हैं सभी दर्रों की बात हो रही है। शिपकिला भी एक दर्रा है, लिपू लेक भी है, नाथुला भी, और जोजिला जो कश्मीर में स्थित है वो भी एक दर्रा है। तो देखिए सही जवाब हमारे कौन कौन से हैं। जो गलत जवाब है वो हमको बताना है इसमें गलत कौन सा है। तो सही जवाब है हमारा शिपकिला, ये हमारा सही जवाब है। नाथुला सिक्किम ये भी सही है, जोजिला कश्मीर ये भी सही है। लिपू लेक वाला जो जवाब है यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। लिपू लेक जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो जो लिपू लेक है यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? देखिए यहाँ पर एक जनजातियों से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जनजाति, यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से ऐसी है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, अब पहले ये समझना पड़ेगा ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति होती क्या है। ठीक है, या इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, तो चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था बीएस गुहा। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, बीएस गुहा। इन्होंने 1944 में भारतीय जनसमूह को 6 बड़े और 9 छोटे भागों में बांटा था। तो जो बड़े 6 भाग थे वो इस प्रकार थे। देखिए, एक था निग्रिटो, दूसरा था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसकी यहाँ पर बात हो रही थी, तीसरा हो रहा है कि मंगोलाइड, चौथा भूमध्य सागरीय, पांचवा ब्रैकीसेफल और छठा जो था वो नॉर्डिक भारत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 कैटेगरीज़ को उन्होंने जो मेजर कैटेगरीज थे उसमें डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब मंगोलाइड कौन सी थी? ये लाहुल, लेप्चा, भोटिया, थारू, जिसे हम कहते हैं ना बुक्सा, जौनसारी, ये सब जनजातियाँ इसमें आती हैं मंगोलाइड में। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं? इसमें आती हैं जुमान, खरिया, खोड़, भूमिज, मुंडा, उरांव, संथाल और हो। ठीक है, तो संथाल जो है ये जनजाति ये किस में आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आती है। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का कौन सा क्षेत्र है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यह क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ये तो केबीसी का क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को तो आप कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े शो में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि बांग्लादेश से नहीं लगती। और यहाँ पे जो राज्य हमको दिए हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। देखिए, मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है, मणिपुर दिया है और मिज़ोरम दिया है, सब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सभी जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि बांग्लादेश से कौन किसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, उसका सही जवाब होगा मणिपुर। क्यों होगा? देखिए, बांग्लादेश की सीमा जो है इससे लगे राज्य कौन कौन से पहले देख लेते हैं। असम है, मेघालय है, मिज़ोरम है, पश्चिम बंगाल और ठीक है त्रिपुरा। और जो ये हमारा मणिपुर है ये जो है लगता है म्यांमार की सीमा से। किसकी सीमा से लगता है? म्यांमार की सीमा से लगता है, यानी बांग्लादेश की सीमा से ये अटैच्ड नहीं है। सही जवाब क्या होगा? मणिपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था
अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। एक वृक्ष की बात हो रही है जिसको ये कहा जाता था कि पहले सामाजिक वानिकी में बहुत लोकप्रिय था, बहुत पॉपुलर था, लेकिन अब इसका क्या हो गया है, अब इसको एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। कौन सा ऐसा वृक्ष है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। बबूल है, अमलतास है, नीम है और यूकेलिप्टस है। बहुत से लोगों को इसका जवाब पता होगा, लेकिन अगर बात करेंगे कि ये क्यों है तो उस पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हालांकि सही जवाब जो इसका है वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को है पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 80 गैलन रोज़ाना पानी सोख लेता है यूकेलिप्टस। कितना पानी सोख लेता है? 80 गैलन। इतना पानी यूकेलिप्टस अकेले जो है सोख लेता है, और इसीलिए इसको पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। ठीक है। 50 से 60 फुट लंबाई वाला ये वृक्ष जो होता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो 24 घंटे में लगभग 80 गैलन पानी ये अपने अंदर सोख लेता है। और इसके पास की जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरता कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति जो होती है, उपजाऊपन जो होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए इस जो वृक्ष को है पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए राज्यों में किस में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? यहाँ पर हमारे सामने कुछ राज्य दिए हैं जिनमें आपको ये बताना है कि किन राज्यों में जो है पेट्रो रसायन उद्योग जो है इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं, आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। सही जवाब की तरफ बढ़ लेते हैं, तो जो हमारा सही जवाब होगा वह है गुजरात। देखिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं गुजरात राज्य में इसलिए मिलती है कि यहाँ का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है वो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है, और गुजरात में समुद्री बंदरगाह भी हैं और यहाँ तेल के अनेक शोध कारखाने भी स्थित हैं। ठीक है, तो पेट्रो रसायन के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, सब कुछ यहाँ पर उसके लिए क्या है, फेवरेबल हो गया। तो इसलिए गुजरात जो है वो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए क्या है, आदर्श दशाओं वाला जगह है एक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है: निम्नलिखित प्रदेशों में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? देखिए, ऑप्शंस हमारे सामने जो हैं वो हैं कर्नाटक, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कर्नाटक। देखिए, अधिकांशतः भारत में जो होता है अरेबिका किस्म की कॉफ़ी मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अधिकांशतः कौन सी प्रजाति की कॉफ़ी मिलती है, तो अरेबिका किस्म होती है उसकी। ठीक है, और इसके बागान जो होते हैं लाल लोहमय मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं। और यह क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? यह क्षेत्र कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक के बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो जो अगर यहाँ पर तमिलनाडु ऑप्शन है भी नहीं, तो यहाँ पर जो सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक होगा। और हाँ, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहला जो स्थान है वो किसको प्राप्त है, तो वो भी कर्नाटक को ही प्राप्त है। विश्व की बात की जाती है तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में पाई जाती है, और ब्राज़ील के वहाँ जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, यहाँ पर कुछ देश जो है हमको दिए हैं: आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड, क्यूबा और ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो तो एक अमेरिकन देश के रूप में है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से वह एक यूरोप का भाग है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ग्रीनलैंड। क्या होगा? ग्रीनलैंड। देखिए, ग्रीनलैंड जो है वो भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन राजनीतिक रूप से वह डेनमार्क, यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क, उसका भाग है। ठीक है, और
एक इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। सही जवाब क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ, तो अगर बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा मध्य अफ्रीकी देश है। आइसलैंड जो है यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों का समूह, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में से एक है। सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? वो होगा हमारा ग्रीनलैंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? 4 तरह की मिट्टी हमारे सामने है, अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ और रेगुर। आपको ये बताना है कि चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सही जवाब की तरफ। तो सही जवाब जो होगा वो हमारा अम्लीय मिट्टी होगा। क्यों? क्योंकि चाय बागानों के लिए जो पीएच वैल्यू होती है ना, 4 से 6 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें ये अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। होती इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है, ठीक है, कम होती है, लेकिन लोहांश जो होता है, लोह की मात्रा होती है, और मैग्नीज का जो अंश होता है वो ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, ये मिट्टी उपर्युक्त होती है। किस लिए होती है? कि इसमें चाय की खेती की जा सके, और चाय के लिए बेसिकली गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो याद करने वाली कौन सी बात है कि ये जो मिट्टी है, ये अम्लीय मिट्टी परफेक्ट है चाय ग्रो करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? गेस करना बहुत ही आसान है, आई थिंक सबको इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है बैकॉल। ठीक है, देखिए बैकॉल जो है रूस में है ये झील, और सबसे गहरी झील है। ठीक है, और जो टीटीकाका है, टीटीकाका यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है टीटीकाका, ये पेरू और बोलाविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पेरू और बोलाविया की सीमा पर स्थित है, और यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो बैकाल होगा, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ स्थित है? रशिया में स्थित है, रूस में स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबे रेशे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? सही जवाब की तरफ देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे सामने। मिस्र, भारत, यूएसए और चीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा यूएसए। कपास जो होता है, इसकी उत्कृष्टता और उसकी जो उत्कृष्टता होती है, यानी कि जो इसकी कहा जाता है क्वालिटी को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, तो वो रेशे की लंबाई पर निर्भर करती है। और जो सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसे कहते हैं समुद्री द्वितीय कपास। क्या कहते हैं? समुद्री द्वितीय कपास। और यूएसए विश्व में सबसे लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? आर्द्रतम का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आर्द्रतम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा वर्षा, नम स्थान, वर्षा वाला स्थान कह सकते हैं, नम स्थान कह सकते हैं। बचपन में आपने इसका आंसर पढ़ा होगा, लेकिन क्या वो आंसर सही है या गलत है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर और वायलील। अब यहाँ पर जो सही जवाब होगा आप लोगों के अनुसार क्या है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं इसका चलिए सही जवाब पहले आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वह है मासिनराम। संसार का जो आर्द्रतम स्थल है वो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, और यह मासिनराम है, जहां औसत वर्षा जो है 11,405 मिलीमीटर होती है। मतलब यहाँ बहुत बारिश होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी को जो पार करता है, तो सबसे पहले म्यांमार के अराकान पर्वतमालाओं से टकराकर इसी जगह पर तीव्र वर्षा कर देता है। ठीक है,
और ये जो मासिन राम जगह जो मैंने आपको बताई, यह चेरापूंजी के पास में ही है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आर्द्र जगह के नाम पूछा जाता है आपसे तो वो मासिन राम ही है। तो चेरापूंजी से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो वह है मासिन राम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कुछ हमारे ऑप्शंस दिए हैं। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा देश है जो स्कैंडिनेवियन देशों का समूह उसमें नहीं आता है वो। तो सही जवाब इसका देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब होगा फिनलैंड। ठीक है, देखिए यूरोप में स्थित जो कौन कौन से देश हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया और डेनमार्क हो गया। इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देशों का समूह। लेकिन जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर फिनलैंड, ये हिमोड़ों के जमाव से 50,000 झीलें निर्मित हुई हैं, इसीलिए इसको फिनलैंड कहा जाता है। झीलों का देश भी कहते हैं इसको। और नॉर्वे को उगते सूरज का देश कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उगते सूरज का देश कौन सा है, वो है नॉर्वे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से समूह में आते हैं, तो वो आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। फिनलैंड इसका समूह नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विली विली क्या है? देखिए यहाँ पर एक विली विली शब्द आया है, उसके बारे में बताना है कि वो क्या है। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, टाइफून है, बहुत ऊंचा ज्वार है, या भारत के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चौथा ऑप्शन जो है आपका गलत है। अगर आप गैस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, चौथा ऑप्शन अभी आप हटा दीजिए। 3 ऑप्शंस आपके सामने रह गए। अब अगर 3 में आप गैस कर सकते हैं तो सही जवाब की तरफ बढ़िए। तो सही जवाब इसका जो होगा वो यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान से आप कह सकते हैं। इसे चक्रवाती तूफान कहिए, वो ज़्यादा सही है। देखिए ये जो होता है तूफान, पश्चिमी प्रशांत सागर जो महासागर है उसके तटीय क्षेत्र और चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान, इनसे डिफरेंट है। उनको क्या कहते हैं? उनको टाइफून कहते हैं। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं उस समय बहुत अधिक आयाम व ज्वार भाटे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ज्वार भाटे। तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण वह और अधिक प्रबल हो जाता है। इसे वृहत ज्वार कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आपका बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। डायनासोर क्या थे? जी हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डायनासोर क्या थे? अगर आपको सबको पता होगा, सबने जुरासिक पार्क देखी होगी, सबको आंसर इसका पता होगा डायनासोर क्या थे। अगर नहीं पता है तो चलिए बात करते हैं डायनासोर थे क्या। मीसोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मीसोजोइक सरीसृप। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दो बार आ गया है, मीसोजोइक सरीसृप करके। ठीक है, यह ऑप्शन आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये 3 ऑप्शंस में से आप इसका जवाब दीजिए कि मीसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया और मीसोजोइक सरीसृप। सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मीसोजोइक सरीसृप। देखिए मेसोजोइक कल्प की अवधि जो थी वो 225 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक है, और इसमें रेंगने वाले जीव अधिक संख्या में विद्यमान थे। ठीक, और समुद्री भाग में अधिक जमा हुआ था। इसमें इसको 3 शकों में वर्गीकृत किया गया था। एक तो था ट्रियासिक, एक थे जुरासिक और एक थे क्रिस्टेशियस। और डायनासोर एक विशालकाय सरीसृप थे जो कि मेसोजोइक महाकाल के अंतर्गत मुख्यतः जुरासिक काल में पाए गए थे। देखिए 3 जो काल थे वो थे, एक ट्रियासिक था, एक जुरासिक था, एक क्रिटेशियस था। तो जो हमारे ये डायनासोर थे ये मेसोजोइक महाकाल में
पाए गए थे और ये विशालकाय सरीसृप थे और कहाँ पाए गए थे? जुरासिक काल में पाए गए थे। याद रखिएगा ये मीसोजोइक सरीसृप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर फिर से हमारा एक सुमेल करने वाला क्वेश्चन आ गया है कि इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसोबात गहराई, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा। ये क्वेश्चन थोड़ा वायुमंडल से जुड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा, सुमेलित जो नहीं है एक्चुअल में, मतलब हमारे हिसाब से इसका जो सही जवाब है और जो यहाँ पर गलत है वो है आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा, ये जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी के 3 बिल्कुल सही हैं। देखिए आइसोबार जो होता है वो समदाब को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा होती है या वायुदाब को दिखाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, तो वो भी सही है। आइसोहाइट जो होती है वो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोबास जो होती है वो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा होती है। लेकिन जो आइसोहेलाइन यहाँ पर दिया है ये बर्फ़ वर्षा से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। एक्चुअली में आइसोहेलाइन जो है वो समुद्री जल में खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। तो ये जो आइसोहेलाइन है ये हमारा यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है। बाकी के तो 3 जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो चौथा हमारा ऑप्शन है आइसोहेलाइन, ये एक्चुअल में समुद्री जल के खारेपन की मात्रा को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है, ना कि बर्फ वर्षा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह कौन सा है? देखिए कोलंबो, कराची, कोलकाता और मुंबई, ये हमको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन अगर इसके सही जवाब की बात करते हैं तो इसका सही जवाब है मुंबई। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मालभारक बंदरगाह है वो मुंबई में है। या ऐसा हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है और एक बेसिकली टापू है जिसमें जिसे एक तरह से भारत का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अच्छा बंदरगाह है दोस्तों, जो सूती कपड़ा उद्योग का केंद्र है और अपनी अच्छी पृष्ठभूमि रखता है। हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो भी मुंबई से ही जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अगर कोलकाता की, तो कोलकाता जो है भारत का द्वितीय सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी भारत में सबसे नंबर 1 पे अगर आप बात करते हैं दक्षिण एशिया में, तो वो जो हो गया मुंबई हो गया, और सेकंड अगर बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो वो हो गया कोलकाता हो गया। ठीक है, और व्यापारिक महत्व को देखते हुए कोलकाता को पूरब का द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का था क्वेश्चन आंसर का राउंड। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। आज के इस क्वेश्चन आंसर्स राउंड में हमसे आखिरी तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।